सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स या कम्युनिटी ऐसी होती है जो अपने आप को पावरलेस फील करती है, जिन्हें सोसाइटी इंपॉर्टेंस नहीं देती है। उन्हीं ग्रुप्स और कम्युनिटी को इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्यूचर के चैंपियन और माँ बाप के लाडलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमित सर और इस वीडियो में क्लास 8 के सिविक्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन को हम पढ़ने वाले हैं कि मार्जिनलाइजेशन है क्या, कौन सी ग्रुप्स और कम्युनिटी है जो अपने आप को मार्जिनलाइज फील करती है और क्यों ये मार्जिनलाइज फील करती है। इस सारे टॉपिक को, इन सारे एस्पेक्ट को एक एक करके इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स और इस वीडियो से मिली हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन कि सर मार्जिनलाइजेशन है क्या, पहले इसको समझते हैं। तो मार्जिनलाइजेशन मतलब व्हेन सम पीपल आर नॉट गिवन द सेम इंपॉर्टेंस, रिस्पेक्ट और नॉट ट्रीटेड इक्वली इन सोसाइटी, दे बिकम अ मार्जिनलाइज। सर मार्जिनलाइजेशन मतलब क्या? मार्जिनलाइजेशन मतलब कि सर ऐसे कुछ लोग जिन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है सोसाइटी में, जिनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो वे अपने आप को मार्जिनलाइज फील करते हैं। अब इमेजिन करो कोई क्लास है, इमेजिन करो एक क्लास है, उस क्लास में 40 बच्चे और 40 में से जो 37 बच्चे हैं ना, ये 37 बच्चे एक ही कॉलोनी के और सर भी उसी कॉलोनी के। तो 37 बच्चों को जो क्लास के टीचर होंगे वो एक जैसा ट्रीट करेगा, लेकिन जो 3 बच्चे होंगे क्योंकि वो डिफरेंट कॉलोनी से बिलोंग करते हैं तो आप उनको उतना इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करोगे या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे या उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। तो वो जो 3 बच्चे हैं ना, वो अपने आप को मार्जिनलाइज फील करेंगे। ठीक है, तो सर ऐसे कुछ लोग जिन्हें सोसाइटी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती है, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करती है, उनके साथ सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज पीपल कहते हैं। तो वो मार्जिनलाइज फील करते हैं। जैसे इस बुक में, इस चैप्टर में आदिवासी और मुस्लिम दो ऐसी कम्युनिटी है जिनको मार्जिनलाइज बताया गया। तो सबसे पहले हम आदिवासी को देखते हैं। तो ये जो ट्राइबल्स है, ट्राइबल्स की जो पूरी लाइफ है फॉरेस्ट से कनेक्टेड होती है। अब वो जो ट्राइबल जब मेन एरिया में आता है, सोसाइटी में आता है, तो कई लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे या उसको इक्वल वैल्यू नहीं देंगे। तो वो जो ट्राइबल है अपने आप को मार्जिनलाइज फील करेगा। क्यों सर वो मार्जिनलाइज फील करेंगे और कैसे उन्हें मार्जिनलाइज फील करवाया जाएगा? तो यह बोला गया है दे मार्जिनलाइज बिकॉज दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। हो सकता है उनकी लैंग्वेज अलग हो। जो मास पॉपुलेशन होगी, जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन होगी, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन किसी एक लैंग्वेज को बोल रही होगी, लेकिन जो बची हुई पॉपुलेशन होगी 2% 3% वो किसी डिफरेंट लैंग्वेज को बोल रही होगी। इमेजिन करो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्लास है जिसमें 40 बच्चे, 40 बच्चों में से 37 बच्चे किसी एक लैंग्वेज को बोल रहे हैं, लेकिन 3 बच्चे किसी दूसरे लैंग्वेज को बोल पा रहे हैं। तो 3 बच्चों को, 37 बच्चों का जो ग्रुप होगा, जो क्लास टीचर होगा, वो उसको उतना इक्वल रिस्पेक्ट नहीं करेगा या इक्वल ट्रीट नहीं करेगा। तो यही बोला गया कि कोई भी जो कम्युनिटी है उसको मार्जिनलाइज इसलिए फील होता है या इसलिए मार्जिनलाइज फील करवाया जाता है क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज को बोलती है, स्पीक करती है, या फिर वो डिफरेंट कस्टम को फॉलो कर रही होगी, या फिर वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करती होगी, मेजोरिटी कम्युनिटी से। तो जैसे 40 बच्चों की क्लास में 37 जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, जिनका नंबर ज्यादा है, उनमें से 3 जो लोग है ना, वो या तो अलग लैंग्वेज को बोल रहे होंगे, अलग कल्चर को फॉलो कर रहे होंगे, अलग रिलीजन से बिलोंग करते होंगे, इसलिए उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट या इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होगा, इसलिए वो मार्जिनलाइज फील करते हैं। तो यही बोला गया कि किसी भी जो कम्युनिटी है उसको मार्जिनलाइज फील क्यों करवाया जाता है? तो इसलिए फील करवाया जाता है क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज को बोल रहे होंगे या डिफरेंट कस्टम से फॉलो करते होंगे या फिर डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते होंगे। जो मेजोरिटी ग्रुप है उनसे उनका सब लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर अलग होगा, इसलिए उनको मार्जिनलाइज फील करवाया जाता है। दे ऑल्सो फील मार्जिनलाइज बिकॉज दे आर पुअर। तो कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो इसलिए मार्जिनलाइज फील करते हैं क्योंकि वो पुअर होते हैं और सोसाइटी में उनकी कास्ट का स्टेटस या उनका स्टेटस लो होता है। तो अगर इमेजिन करो आप एक सोसाइटी में रहते हो जहां सब रीच लोग हैं और उसी सोसाइटी में एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, तो वो अपने आप को मार्जिनलाइज फील करेगा। वो सोसाइटी को उसको इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि उसका स्टेटस लो है, वो पुअर कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब ये जो मार्जिनलाइज पीपल होंगे वो डिसएडवांटेज को फेस करेंगे और पावरलेसनेस को फील करेंगे। तो उनके पास पावर भी नहीं होगी, ठीक है, सोसाइटी से लड़ने से, सोसाइटी को फेस करने की पावर नहीं होगी क्योंकि वो उनका रिलीजन डिफरेंट होगा, उनका कस्टम अलग होगा, या वो पुअर हो गए, ठीक है, या उनकी कास्ट डिफरेंट होगी। तो वो इसी तरीके से वो डिसएडवांटेज फेस करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन फेस करेंगे और इक्वल ट्रीटमेंट को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल फैक्टर साथ में मिलके उस सर्टेन ग्रुप्स को सोसाइटी में क्या फील करवाते? मार्जिनलाइज फील करवाते। तो मार्जिनलाइजेशन मतलब क्या सर? मार्जिनलाइजेशन मतलब जब कुछ पीपल जो होते हैं उनको आप इंपॉर्टेंस, सेम रिस्पेक्ट या इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करते हो, तो वो मार्जिनलाइज करवाते हैं। और उस पीपल को मार्जिनलाइज क्यों करवाया जाता है, कैसे करवाया जाता है? इसलिए कैसे करवाया जाता है, इस तो उनका रिलीजन अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगा, रिलीजन अलग होगा, कस्टम्स अलग होगा। उसके अलावा या तो गरीब हो सकते हैं,
और वो जो मार्जिनलाइज पीपल होंगे वो ऑलवेज डिसएडवांटेज और पावरलेसनेस को फील करेंगे। तो यही इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल फैक्टर साथ में मिलके उस सोसाइटी के लोगों को, सर्टेन ग्रुप्स को क्या फील करवाता है? मार्जिनलाइज फील करवाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये मार्जिनलाइज जो फील करवाने वाले लोग हैं या मार्जिनलाइज फील होने वाले जो लोग हैं वो है क्या? तो इसमें से जो मेन है वो तो आदिवासी। सर आदिवासी मतलब क्या? तो आदिवासी को ट्राइबल्स भी कहते हैं। ट्राइबल आर आल्सो रेफर टू एज आदिवासी। आदिवासी को आप ट्राइबल कह सकते हो और ट्राइबल को अब आदिवासी। तो इंडिया में कैटेगरी है शेड्यूल्ड ट्राइब करके, तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब को ही हम आदिवासी कहेंगे, तो ट्राइब्स को ही हम आदिवासी कहते हैं। ठीक है। आदिवासी का मतलब ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया, यानी वो लोग जो इंडिया में सदियों से रहते आ रहे हुए। देखो अगर एक बात बताओ ना आपको, तो वी ऑल आर अ ट्राइब, हम सब ट्राइब से। डिफरेंस बस इतना है कि हम जंगल छोड़ के मेन सोसाइटी में आ गए तो हम अपने आप को डेवलप कर पाए। हमारा जो कस्टम्स है, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हमारा जो रहने का तरीका है वो डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि हम इंडिया के मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ गए। कुछ लोग आज भी फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो उन्हें हम आदिवासी कहेंगे। तो अगर रियलिटी देखें तो वी ऑल आर आदिवासी, हम सब ट्राइब्स ही है, बस हम अपने आप को डेवलप कर पाए। कुछ लोग नहीं डेवलप कर पाए तो आज भी ट्राइब्स ही कहलाए। ठीक है। तो आदिवासी सोसाइटी का, कंट्री का ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, जो आदि काल से, बहुत पहले से समाज में रह रहा है। ठीक है। अब ये जो आदिवासी, ये मोस्टली फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, स्पेशली छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इंडिया का ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इस ट्राइबल, ये वाला जो एरिया, इस एरिया पे ज्यादा ट्राइब्स मिलेंगे आपको। ठीक है। मध्य प्रदेश वाले एरिया में आपको लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन मिलेगी ट्राइब्स की। ठीक है। तो आदिवासी कौन है? आदिवासी ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, ये मोस्टली फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद इंडिया में 8.4% पॉपुलेशन, अभी जो पॉपुलेशन, ये जो डाटा बताया गया ना, कभी कभी चेंज भी होते रहता है, हो सकता है बढ़ गया हो, कम हो गया हो, तो इसको चेक कर लेना एक बार। तो इंडिया में टोटल 150 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसमें से 8.4% इंडियन पॉपुलेशन क्या है? ट्राइबल्स पॉपुलेशन। ये डाटा याद रखना, हो सकता है बुक में, पुरानी बुक में 8% दिया हो। ठीक है। तो इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन का 8.4% पॉपुलेशन क्या है? आदिवासी है। ठीक है। आदिवासी आर नॉट अ होमोजीनियस पॉपुलेशन, दे आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप। जैसे इमेजिन करो एक रिलीजन है हिंदू, हिंदू रिलीजन में अगर बात करो तो हम सब हिंदू है, एक रिलीजन, लेकिन उसमें भी कई सारी कास्ट होती है। क्या होती है? कास्ट होती है। कोई राजपूत होता है, कोई मराठा होता है, कोई अलग अलग तरीके से होता है। उसी तरीके से आप बोलोगे कि आदिवासी एक जैसी पॉपुलेशन नहीं है, आदिवासी में भी अलग अलग ग्रुप है। देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। आदिवासी अगर बात करो तो आदिवासी में भी 500 से ज्यादा ग्रुप्स है। इसका मतलब ये नहीं कि सर एक ही आदिवासी नहीं, आदिवासी में 500 से ज्यादा ग्रुप्स है। तो अगर मैं बात करूं तो 500 डिफरेंट डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स आपको इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। आपने भील का नाम सुना होगा, गोंड का नाम सुना होगा, ठीक है, मुंडा का नाम सुना होगा आपने। तो मुंडा एक ट्राइब है, गोंड एक ट्राइब है, भील एक ट्राइब है। तो ऐसे कई सारे, खोंड एक ट्राइब्स होती है। उसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी। तो आदिवासी जो है ना, वहां पे आदिवासी कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 500 अलग अलग आदिवासी ग्रुप्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब नहीं कि सर एक ही ट्राइब्स होगी गोंड, नहीं सर, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप है, मोर देन 500। इन 500 ग्रुप्स में से जो सबसे ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स है ना, वो ओडिशा स्टेट में पाई जाती है। किस स्टेट में पाई जाती है? ओडिशा स्टेट। अ स्टेट लाइक ओडिशा इज होम टू मोर देन 6 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप। तो इंडिया में 500 से ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स है, जिसमें से मोर देन 60 ट्राइबल ग्रुप्स अकेले एक ओडिशा में। अब ये कुछ फैक्ट है। तो मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। मैंने क्या कहा? इंडिया में टोटल आदिवासी की जो पॉपुलेशन है वो 8.4% है। इंडिया में टोटल आदिवासी की पॉपुलेशन 8.4% है, लेकिन इन टोटल आदिवासी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा आदिवासी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ये याद रखना कि मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। कि इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किसी स्टेट में है तो वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसके अलावा सर जैसे आपने बताया 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स है, जिसमें से 60 को आपको एक ओडिशा में मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? तो भील जो है ना, वो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया में। जो भील है, भील जो ट्राइबल ग्रुप है, भील ट्राइबल ग्रुप इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है आफ्टर द गोंड। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है वो है भील, और सेकंड नंबर पे आएगा गोंड। और ऐसे करते करते 500 से ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स मिलेंगे, और इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबल ग्रुप या मोर देन 60 ट्राइबल ग्रुप जो है ना आपको, वो ओडिशा में मिलेंगे। और सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। ठीक है। अब यह बोला गया आदिवासी का रिलीजन क्या है? आदिवासी एंड रिलीजन। तो सर आदिवासी जो कम्युनिटी आपने बताई, इन आदिवासी कम्युनिटीज का रिलीजन क्या है? तो यहाँ यही बोला गया कि मेनी आदिवासी कम्युनिटी फॉर देयर ओन रिलीजन। कई आदिवासी अपना खुद का रिलीजन फॉलो करते हैं, वो किसी हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है। ये चीज याद रखना कि आदिवासी आर नॉट हिंदू, कि आदिवासी जो है वो हिंदू रिलीजन का पार्ट नहीं आते। वो जो है ना नेचर की वर्शिप करते हैं।
वो नेचर की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, विलेज के जो गॉड्स हो गए, विलेज जो होगा वो उनकी पूजा करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना जल जंगल और जमीन का रखवाला आदिवासी होता है करके, तो आपने गाना भी सुना होगा, जल जंगल जमीन का रखवाला आदिवासी, ठीक है। तो आदिवासी जो होता है वो नेचर की वर्शिप करता है, प्रकृति की पूजा करता है, पेड़ों की पूजा करता है, जल की पूजा करता है, जंगलों की पूजा करता है, अपने पूर्वजों की पूजा करता है। और आदिवासी पे आसपास का जो रिलीजन था वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी हुआ है, ठीक है। दे हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन, तो चाहे जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, तो कई ऐसे रिलीजन्स है जिसका इन्फ्लुएंस हुआ है ट्राइबल ग्रुप पर। अगर आप देखो तो क्रिश्चियनिटी का जो है ना, क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस आज के टाइम पर ट्राइबल ग्रुप पे बहुत ज्यादा हुआ है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो रिलीजन में कन्वर्जन है ना वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा है, और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने वाले जो पर्सन है वो ट्राइबल्स पॉपुलेशन है। तो या यही बोला गया कि आदिवासी भले ही अपना खुद का रिलीजन फॉलो करते हैं, लेकिन वो बाहरी रिलीजन से भी इन्फ्लुएंस है। डिफरेंट जो रिलीजन है ना, चाहे वो बौद्धिज्म हो, चाहे वो आपका हिंदुइज्म हो, या इस्लाम हो, या क्रिश्चियनिटी हो, ठीक है। तो एक और चीज कि दे आर नॉट हिंदू ट्रेडिशनली तो वो हिंदू नहीं है। कुछ लोग जो है वो आज के समय कन्वर्टेड हुए, तो आदिवासी अगर कुछ आपको मिल रहे हैं ना कि कुछ हिंदू मिल रहे हैं, तो वो कन्वर्टेड हिंदू हो गए, ठीक है, तो हिंदू में कन्वर्ट हुए हो गए। लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न आदिवासी की हिस्ट्री अगर देखो तो आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द आदिवासी जिस रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं वो क्रिश्चियनिटी है। इसमें है क्रिश्चियनिटी। तो नंबर ऑफ आदिवासी कन्वर्टेड टू द क्रिश्चियनिटी विच हैज एमर्ज एज वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री। तो हो सकता है आने वाले टाइम बाद आपको ये पता चल जाए 15, 20, 25, 100 सालों बाद कि आदिवासी जो है ना वो क्रिश्चियन थे करके। तो ये बात याद रखना कि ऐसा नहीं आदिवासी का अपना खुद का रिलीजन है, वो किसी रिलीजन किसे जुड़े हुए नहीं थे। धीरे धीरे उनके आसपास के जो रिलीजन है वो उन पर इन्फ्लुएंस हुए, वो उन पर इन्फ्लुएंस होते गए, और आज के समय में जो लार्ज नंबर ऑफ आदिवासी है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए। और आज के समय मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री अगर देखूं तो वहां पे क्रिश्चियनिटी एक इंपॉर्टेंट रिलीजन के रूप में निकला है आदिवासी कम्युनिटी में, ठीक है। अब कई लोग इसलिए भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए आदिवासी, क्योंकि देखो आदिवासी ऑलरेडी अपने आप को पावरलेस फील करते हैं, सोसाइटी में उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपना रिलीजन चेंज कर ले। अब जिनके पास पावर नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, उन्हें अगर कोई आके ये कहे कि भैया मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ, कुछ आपको रिसोर्सेज देता हूँ, आप हमारा रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उनको रिसोर्सेज, पैसा और सारी चीजें मिल रही है, तो इजीली अपना रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो पावरलेस लोग होते हैं ना, पुअर व्यक्ति जो होता है ना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना, पुअर पर्सन को इन्फ्लुएंस करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द आदिवासी आर कन्वर्टेड इन क्रिश्चियनिटी। तो आदिवासी एंड स्टेरियोटाइप, आदिवासी को लेकर देखो, इमेजिन करो आदिवासी कम्युनिटी के बारे में। अगर मैं बोलूं आपको इमेजिन करो किसी आदिवासी कम्युनिटी के बारे में, आप अपने दिमाग में क्या इमेजिन करोगे? अगर मैंने बोला कि इमेजिन करो किसी आदिवासी ग्रुप्स को, तो आप इमेजिन करोगे कि कुछ लोग होंगे जो अलग अलग वेशभूषा पहन के होंगे, सर पे हेड गियर्स पहन के होंगे, हाथों में तीर कमान वगैरह होगा और डांस कर रहे होंगे। तो इसी को आदिवासी को स्टेरियोटाइप बोला गया। स्टेरियोटाइपिंग मतलब कि सर अ फिक्स आइडिया, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग विच इज ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी। कि हम अक्सर क्या करते हैं, हम अगर अक्सर बोल दे कि भाई इमेजिन करो फार्मर को, तो आप इमेजिन करोगे एक आदमी होगा जिसकी फटी हुई बनियान होगी। ऐसा नहीं भाई, औरत भी तो फार्मर बन सकती है। मैं बोलूंगा आपको इमेजिन करो टीचर्स को, तो आपके दिमाग में आएगा कि एक लेडीज होगी जो साड़ी वाड़ी पहन के हाथ में चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा ली होगी। लेकिन मैं तो साड़ी वाड़ी पहन के नहीं हूं ना, तो मैं भी तो टीचर ही हूँ। तो सोसाइटी में एक स्टेरियोटाइप बना के रखा है, एक फिक्स आइडिया बना के रखा है, घिसी पिटी धारणाएं बना के रखी जाती है किसी पर्सन के लिए या किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए। उसी घिसी पिटी धारणाएं को हम स्टेरियोटाइप कहते हैं। तो स्टेरियोटाइप क्या है? एक फिक्स आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग, कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग के लिए एक फिक्स आइडिया बना के रखना जो रियलिटी में अक्सर सही नहीं होता है। इमेजिन करो, आग बंद करो और इमेजिन करो टीचर को, तो टीचर जरूर नहीं एक लेडीज ही होगी। भाई हम भी तो टीचर है ना, हम तो लेडीज नहीं है, ठीक है। तो आदिवासी के लिए क्या स्टेरियोटाइप सोसाइटी बना के रखती है? तो मैंने अभी आपको बोला इमेजिन करो आदिवासी को, तो आप इमेजिन करने लग गए। या आप इमेजिन करोगे, जैसे मैं भी अगर इमेजिन करूंगा तो मुझे लगेगा कि एक व्यक्ति होगा जो अलग तरीके से कपड़े पहन के होगा, हाथों में तीर कमान लेकर डांस वांस कर रहा होगा, महुआ की शराब वगैरह पीकर बैठा होगा। तो हम इस तरीके से स्टेरियोटाइप बना के रखे। तो यहाँ यही बोला गया आदिवासी एंड स्टेरियोटाइप। ये क्वेश्चन आता है स्कूलों में, पूछा जाता है मोस्टली, इसको डबल टिबल स्टार लगा देना IMP करके, इंपॉर्टेंट करके। तो दे पोर्ट्रेड इन कलरफुल कस्टम हेड गियर एंड थ्रू देयर डांसिंग। तो आदिवासी को ऑफन ना, अक्सर ना, इस तरीके से पोर्ट्रेट किया था कि भैया ये जो है इस तरीके से कलरफुल कस्टम्स पहन के होगे, ठीक है, सर पे इस तरीके से हेड गियर लगा कर होगे और ऑलवेज डांस कर रहे होगे। तो आदिवासी को जब भी बोलूंगे तो आदिवासी के लिए स्टेरियोटाइप क्या बना के रखिए, तो यहाँ ये बोला गया कि ऑलवेज जो है ना, अगर मैं बात करूं तो दे पोर्ट्रेट इन ए कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। तो उन्हें कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में पोर्ट्रेट किया जाता है, चित्रित किया जाता है। उनके सर पर हेड गियर्स हो गए और वो ऑलवेज डांस कर रहे होंगे, ठीक है। पीपल बिलीव दैट दे आर एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। लोग उन्हें
बिलीव करने लग जाते कि यार वो बहुत जंगली टाइप के हो गए, एक्सोटिक हो गए, बैकवर्ड हो गए, डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन को फॉलो नहीं करते होगे और बहुत ही बैकवर्ड टाइप के लोग हो गए। तो लोग इस तरीके से स्टेरियोटाइप बना के रखे हुए आदिवासी को लेकर। लेकिन क्या एक आदिवासी आईएएस नहीं बन सकता? क्या एक आदिवासी डॉक्टर कलेक्टर नहीं बन सकता? क्या एक आदिवासी पायलट नहीं बन सकता है? बन सकता है ना। लेकिन हमने एक स्टेरियोटाइप बना के रखा है कि नहीं, आदिवासी एक्सोटिक होगा, प्रीमेटिव होगा, बैकवर्ड होगा, जंगली टाइप के रहते होगे, आदि मानव टाइप रहते होगे, डेवलपमेंट नहीं होगा, बैकवर्ड होगा, और इस तरीके से कलरफुल कस्टम्स पहन के रहते होगे, सर पे इस तरीके से हेडगियर बांध के रखते होगे और डांस करते होगे। तो हम इस तरीके से उनको पोर्ट्रेट कर रहे हैं। देखिए, उसके अलावा ऑफन आदिवासी आर ब्लेम फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव टू बी रेसिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडिया। और अक्सर आदिवासी को ये ब्लेम किया जाता है कि वो एडवांसमेंट को यूज नहीं करते, वो मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके अंदर एडवांस मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा। जो टेक्नोलॉजी आई है, मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन को, एडवांसमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते होगे और वो न्यू आइडिया और न्यू चेंजेस को रोकते हैं। वो अपनी कम्युनिटी में किसी चेंजेस और न्यू आइडियाज को लाने नहीं देते। तो ये सारे स्टेरियोटाइप जो है ना, वो आदिवासी को लेकर बना के रखे हैं, ठीक है। और इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। अब आदिवासी एंड डेवलपमेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आदिवासी एंड डेवलपमेंट। तो आदिवासी एंड डेवलपमेंट, आदिवासी एंड डेवलपमेंट, तो हमें पता है जितनी भी ट्राइब्स है ना, ट्राइबल्स है या फिर जिन्हें हम आदिवासी कहेंगे, इनकी लाइफ फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है। कहाँ से जुड़ी हुई है? फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है। अब जितने भी आदिवासी वो फॉरेस्ट में रहते थे, जंगलों में रहते थे, एंड फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर एंड सेटल्ड सिविलाइजेशन इंडिया। लेकिन जो फॉरेस्ट है ना सर, वो जितनी भी एम्पायर थे, चाहे वो मुगल एम्पायर हो, चाहे वो आपका मराठा एम्पायर हो, ठीक है, मुगल एम्पायर हो या फिर आपका मराठा एम्पायर हो, विजयनगर एम्पायर हो या गोंडवाना एम्पायर हो, राजपूत एम्पायर हो, जितने भी या सिख एम्पायर हो, जितने भी एम्पायर थे, इन सारे एम्पायर्स के डेवलपमेंट के लिए, इन सारे साम्राज्य एम्पायर्स के डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट जो था ना, वो क्रूशियल पार्ट था, डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल पार्ट था। क्यों था, आगे हम देखेंगे। और इंडिया में जो सिविलाइजेशन थी ना, जो गांव में, शहरों में, टाउन में रहने वाले जो लोग थे, सिविलाइज लोग थे, उनके लिए भी फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज था। फॉरेस्ट एक क्या था? इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज था। क्यों? तो भैया जंगलों से तो सारी चीजें मिलती थी। आज आपको छोटी से छोटी चीज चाहिए ना, आप दुकान चले जाओगे, शॉप में जाके आप 10 रुपए 5 रुपए देकर आप चीजें खरीद लोगे। पहले ये सारे रिसोर्सेज आपको फॉरेस्ट से मिलते थे, ठीक है। जो मेटल्स और है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या था? प्राइमरी पैसा कमाने का पहले इकलौता एक ही साधन था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने के लिए टूल्स चाहिए। अब वो टूल्स कहाँ से आएंगे? मेटल से बने हुए जो टूल्स है, उसको बनाने के लिए मेटल की जरूरत पड़ेगी, और वो आयरन और कॉपर हमें जंगलों से मिलता था, ठीक है, जंगलों से माइनिंग करके मिलता था। गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, कोल हो गया, डायमंड हो गया, टिम्बर, लकड़ियां कहाँ से मिलती थी? जंगलों से मिलती थी ना। घर बनाने के लिए, घर तो पहले ऐसा नहीं कि आपका सीमेंट का घर बन रहा हो, पहले तो घर लकड़ियों का ही बनता था ना, लकड़ियों ही यूज की जाती थी। जो भी चीजें बनती थी वो लकड़ियों से बनती थी। रेलवे भी उस टाइम पे बनी, तो रेलवे के बीच में जो पोल होते थे ना, प्लैंक जिसे कहते हैं, वो भी लकड़ियों से बनते थे। तो लकड़ियां जो टिम्बर होती थी वो आती थी फॉरेस्ट से। और जो जड़ी बूटियां होती थी, मेडिसिनल हर्ब, आपको अगर इलाज करवाना हो तो आप आज डॉक्टर के पास जाओगे, पहले डॉक्टर वगैरह नहीं होता था, पहले जड़ी बूटियां हुआ करती थी, और वो जड़ी बूटियां हमें जंगलों से मिलती थी। तो फॉरेस्ट हमें सारे रिसोर्सेज देता था, और फॉरेस्ट जब हमें ये सारे रिसोर्सेज देता था, तो हर एम्पायर्स के डेवलपमेंट की और सिविलाइजेशन के लिए फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज था। क्योंकि मेडिसिनल हर्ब, एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स है या फिर खुद एनिमल्स हमें फॉरेस्ट से मिलते थे, ठीक है। उसके अलावा, और जंगलों में तो कोई एम्पायर जाएगा नहीं, राजा जंगलों में जाके तो ये सारे रिसोर्सेस नहीं लेकर आएगा। लोग भी, अगर मैं एक सिविलाइज पर्सन हूँ, सोसाइटी में रहता हूँ, और मुझे जड़ी बूटियां चाहिए या मुझे जंगलों से कुछ प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं जंगलों में जाके खुद तो खरीद के लेकर आऊंगा नहीं, या जंगलों में जाके खुद तोड़ के लेकर नहीं आऊंगा। जंगलों का जो डीप नॉलेज होता है, फॉरेस्ट का जो डीप नॉलेज होता है, फॉरेस्ट के रास्ते कहाँ पर है, वो कैसे फॉरेस्ट के अंदर पहुंचना है, डीप फॉरेस्ट में कैसे जाना है, ये सारी नॉलेज किसके पास होती थी? आदिवासी के पास होती थी। तो आदिवासी हैड ए डीप नॉलेज ऑफ एक्सेस टू एज वेल एज कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ दिस वास्ट ट्रैक। तो जो लार्ज फॉरेस्ट है ना इंडिया में जो लार्ज फॉरेस्ट है, इन फॉरेस्ट में कंट्रोल किसका था? आदिवासी का था। फॉरेस्ट के अंदर किस तरीके से जाना, इसका नॉलेज, फॉरेस्ट के अंदर पहुंचने की नॉलेज, कहाँ से रास्ता है, कैसे जाना है, कहाँ आपको कौन सा रिसोर्सेज मिलेगा, टिम्बर आपको फॉरेस्ट के किस एरिया में मिलेगा, मेडिसिन आपको फॉरेस्ट के किस एरिया में मिलेगी, ये सारी नॉलेज आदिवासी के पास होती थी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एम्पायर हेवीली डिपेंडेंट ऑन आदिवासी। और ज्यादातर जो एम्पायर होते थे, या लार्जली हर एम्पायर की अगर मैं बात करूं, तो हर एम्पायर या पॉपुलेशन जो होती थी वो आदिवासी पे डिपेंडेबल होती इन रिसोर्सेज के लिए। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ चलाना तो आपको रिसोर्सेज चाहिए, और ये रिसोर्सेज मिलेंगे फॉरेस्ट से। लेकिन फॉरेस्ट हम जा नहीं सकते, फॉरेस्ट में आदिवासी का कंट्रोल है। जंगल में जाएगा, जानवर खा के मार के खा जाएगा, तो उससे अच्छा आदिवासी के पास चले जाओ। तो आदिवासी के ऊपर सारे के सारे एम्पायर डिपेंडेबल थे इस रिसोर्सेज के लिए, फॉर
दे आर क्रूशियल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट से रिसोर्सेज अगर आपको चाहिए तो मोस्ट ऑफ द एम्पायर आदिवासी पर डिपेंडेबल थे, ठीक है। तो प्री कॉलोनियल वर्ल्ड यानी वो टाइम पर जब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं था, प्री कॉलोनियल वर्ल्ड यानी वो टाइम पर जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी नहीं था, कौन, इंडिया, ठीक है। तो देवर आदिवासी जो थे ना वो हंटर्स थे। हंटर्स मतलब वो शिकार वगैरह करके जानवरों को मार के खाया करते थे, उस तरीके से अपनी लाइफ चलाते थे। तो आदिवासी ट्रेडिशनली हंटर्स थे, गैदरर्स थे, फॉरेस्ट से चीजें इकट्ठा कर करके वो सोसाइटी में या मेन स्ट्रीम सिटीज में एम्पायर्स को बेचा करते थे और बदले में उन्हें ग्रेन्स मिलता था, अनाज मिलता था। कुछ ट्राइब्स ऐसे होते थे जो शिकार करके अपना जीवन चलाते थे, कुछ ट्राइब्स ऐसे होते थे जंगलों की चीजों को इकट्ठा करके, जड़ी बूटियों को, फल फ्रूट्स टिम्बर्स को इकट्ठा करके मार्केट में बेचा करते थे और उनको बदले में ग्रेन्स मिलता था। और कुछ नोमैड्स होते थे जो एक जगह दूसरे जगह घूमते रहते थे या शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते रहते थे। तो जब ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं था, जब ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था इंडिया पे, तो ट्राइबल्स जो थे ना वो हंटर्स थे, गैदरर्स थे, नोमैड थे और शिफ्टिंग कल्टिवेशन किया करते थे। या कुछ जो थे ना वो सेटल्ड कल्टिवेटर भी थे, एक ही जगह पे रहते थे। तो उनकी लाइफ बड़े मौज से चलती थी। जिस प्लेस पे आपको, ये एक पूरा फॉरेस्ट है, जिस प्लेस पर आपको खेती करना है करो, या शिफ्टिंग कल्टिवेशन करना है, कहाँ शिफ्टिंग कल्टिवेशन करना है करो, पूरा जंगल ही उनका था। तो फॉरेस्ट में फ्रीली वो घूम सकते थे ब्रिटिश के आने से पहले। लेकिन पिछले 200 सालों में यानी आज अगर 2025 चल रहा है तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 1800 के टाइम पीरियड में, 1800 के टाइम पीरियड में यानी पिछले 200 साल पहले आदिवासी की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें फोर्सफुली, आदिवासी हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्सेड थ्रू द इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसी, पॉलिटिकल फोर्सेस अप्लाई बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री। तो आदिवासी को फोर्सफुली उसके जंगलों से निकाला जा रहा है। क्यों? इकोनॉमिक चेंजेस के लिए। आपको इंडस्ट्री लगाना है, एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लगाओगे तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेच पाओगे। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए लैंड चाहिए, लैंड कहां से आएगी? जंगलों को काटो। इंडस्ट्री सेटअप करना है, जंगलों को काटो, ठीक है। तो फॉरेस्ट पॉलिसी लाएगी, फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो ट्राइबल्स है वो फ्रीली एंट्री नहीं कर सकते और ट्राइबल्स का भी फॉरेस्ट पर कोई भी राइट नहीं रह गया, ठीक है। तो कई सारी पॉलिटिकल फोर्सेस थी, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, इन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, फॉरेस्ट पॉलिसी ने, इकोनॉमिक चेंजेस ने क्या किया? आदिवासी को फोर्स किया कि वो जंगल छोड़ के चले जाए, ठीक है। फोर्सफुली आदिवासियों को जंगलों से निकाल दिया गया। अब वो जंगल छोड़ के कहा जाएगी? क्या आदिवासी एक प्रोफेशनल टीचर था? क्या वो एक इंजीनियर था, डॉक्टर था? नहीं था। वो आईएएस ऑफिसर था? नहीं था। तो फिर वो सोसाइटी में जाके करेगा क्या? क्या उसे कुछ आता था? आदिवासी को सिर्फ हंटिंग करने के अलावा कुछ नहीं आता था। तो इसलिए वो एज ए कैजुअल लेबर की तरह काम करने लगा। वो काम जिसे कोई भी कर सकता था, वो मजदूर बन गया। तो दे माइग्रेट टू लिव एज ए वर्कर इन प्लांटेशन। तो प्लांटेशन फील्ड में जाकर वो वर्कर बन गए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साइट पे वो वर्कर बन गए, या फिर घरों में जो डोमेस्टिक वर्कर होते, सर्वेंट होते, वो सर्वेंट बन गए, या इंडस्ट्री में कुछ मजदूर बन गए। क्यों? क्योंकि उन्हें आप जंगलों से निकाल दिया गया। अब एक आदिवासी को अगर आप जंगलों से निकाल दोगे, फॉरेस्ट से अगर आप उसको निकाल दोगे, तो भैया इसका परिवार भी तो है। वो परिवार को कैसे पाले? वो देख रहा है मेरी बीवी बच्चे 3 दिन से भूखे। तो मजबूरन वो शहरों में वो काम करने लग गया जो उसे आता हो, यानी जिसको करने के लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं पड़ती हो। तो ये आदिवासी या दे माइग्रेटेड टू लिव एज ए वर्कर इन प्लांटेशन। प्लांटेशन फील्ड में एक वर्कर की तरह काम करने लगे, कंस्ट्रक्शन साइट में वर्कर की तरह काम करने लग गए, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक कामों में वर्कर की तरह काम करने लग गए। और वो जो आदिवासी जिनका पूरा लार्ज फॉरेस्ट पर कंट्रोल हुआ करता था, अब फॉरेस्ट पर कंट्रोल भी उनका छूट गया आफ्टर द मतलब 200 साल पहले की बात बता रहा हूं। यानी ब्रिटिश के आने का ट्राइबल्स की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई, ठीक है। और पहले वो फ्रीली फॉरेस्ट में रहा करते थे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। देखो क्या है ना कि हमने देश के डेवलपमेंट के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए, किसी रीजन के डेवलपमेंट के लिए ना, हमने लोगों को लोग समझना ही छोड़ दिया। आपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए पार्क बनाए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए भी आपने फॉरेस्ट रिजर्व लाया, लेकिन वो फॉरेस्ट से जुड़े हुए जो लोग थे, ट्राइब्स थे, उनको आप वैल्यू नहीं दे रहे हो। यानी हमारे सोसाइटी में जानवरों की वैल्यू है, पेड़ों की वैल्यू है, लेकिन इंसानों की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हुआ ट्राइबल्स का एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने के लिए लार्ज स्केल में ट्राइबल्स का हमारे सोसाइटी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी ट्राइबल्स को जंगलों से निकाल दिया गया, ठीक है। तो फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया गया, जंगलों को काट दिया गया, क्लियर किया गया टिम्बर्स के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट से आपको लकड़ियां मिलेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर करने के लिए, इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए आपने पूरे फॉरेस्ट को काट दिया।
फॉरेस्ट से टिम्बर चाहिए तो आपने फॉरेस्ट को काट दिया, इंडस्ट्री सेटअप करना है, लैंड चाहिए तो आपने फॉरेस्ट को काट दिया। आदिवासी आर टेकन ओवर फॉर माइनिंग एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। तो आदिवासी का जो एरिया था वो उनसे छीन लिया गया, किसके लिए? माइनिंग के लिए और लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए। तो इंडस्ट्री बनाना और डैम बनाना और माइनिंग करना हो तो आपने आदिवासी का एरिया उनसे छीन लिया, ठीक है। तो मच ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर आर नॉट फॉलो, ठीक है, आर नॉट फॉलो। तो जैसे जैसे समय बीतता गया ना, तो आदिवासी भले ही वो परमिशन नहीं दे रहा हो, आदिवासी की भले ही इच्छा ना हो, फिर भी आदिवासी से फोर्सफुली उसकी जमीन छीन ली गई और कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया। मैं क्या कह रहा हूं कि सर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ना आदिवासी की लाइफ को आपने अफेक्ट कर दिया, उन्हें आपने जंगलों से डिस्प्लेस कर दिया, निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आपको फॉरेस्ट चाहिए था, फॉरेस्ट की लैंड चाहिए थी, टिम्बर्स के लिए, लकड़ियों के लिए। आपको फॉरेस्ट चाहिए था एग्रीकल्चर के लिए, ताकि आप लैंड फॉरेस्ट को काट के उस पर खेती कर सको। आपने इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आपने फॉरेस्ट को कट किया, आदिवासी एरिया को छीन लिया गया ताकि आप वहां पे माइनिंग कर सको, आयरन या जो रिसोर्स है, मेटल्स है, वो आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सको। और लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए आपने आदिवासी के एरिया छीन लिया। आदिवासी की परमिशन हो या ना हो, आपने फिर भी फोर्सफुली और बिना प्रोसीजर को फॉलो किया, उनसे उनकी जमीन छीन ली गई, ठीक है। ऑफिशियल फिगर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर, अगर ऑफिशियल फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो 50% ऑफ द पर्सन डिस्प्लेस ड्यू टू द माइनिंग प्रोजेक्ट आर ट्राइबल। कि सर माइनिंग प्रोजेक्ट और माइंस के कारण जो 50% लोग जो डिस्प्लेस हुए ना, वो 50% लोग कौन है? वो ट्राइबल्स थे। सोचो इस चीज को कि डाटा बता रहा है, एक ऑफिशियल फिगर बता रहा है कि इंडिया में जो माइनिंग प्रोजेक्ट और माइंस के कारण जो लोग डिस्प्लेस हुए ना, जिन लोगों को उस प्लेस को छोड़ के जाना पड़ा ना, वो 50% कौन है? ट्राइबल्स है। इमेजिन करो आपके पूर्वज, आपके दादा, आपके परदादा एक घर में रहते, एक एरिया में रहते, और सडनली कोई आके कहता है कि ये घर छोड़ दो, आपको क्या फील होगा? कि आपके दादाजी, आपके परदादा, आपके पूर्वज सारे उसी प्लेस पर रहे, सारों का जो लाइफ है उसी प्लेस पर बैठे, आपका जो ट्रेडिशनल राइट्स है ना वो आपसे छीन लिया जाएगा। आपको सडनली बोल दिया जाएगा निकलो यहाँ से, अब आपका यहाँ पे कोई राइट नहीं, जबकि आप उस प्लेस पर कई सालों से रह रहे हो, आपके पूर्वज कई सालों से रह रहे हो, और आज उस प्लेस पर आपका कोई राइट नहीं है। दे बिकम अ होमलेस। तो ट्राइबल्स के साथ यही हो रहा था। ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ देयर लैंड, तो आदिवासी की कई सारी लैंड जो है ना अल्सो गॉन अंडर द वाटर ऑफ 100 ऑफ डैम दैट हैव बीन बिल्ट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया जब आजाद हुआ, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, इंडिया जब आजाद हुआ, तो आजादी के बाद आपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको वाटर चाहिए, रेनफॉल तो हर बार हो नहीं सकती, आपने डैम बनाया ताकि आप डैम के वाटर को इरिगेशन के लिए यूज कर सको। अब डैम जो है ना, वाटर ऑफ 100 ऑफ डैम, तो कई 100 डैम बनाने के लिए आपने क्या किया? लार्ज ट्रैक्ट ऑफ देयर लैंड, आदिवासी की लार्ज मेजर पार्ट ऑफ द लैंड आपने उनसे छीन ली। किसने? गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम तो डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं, हम तो सोसाइटी में डेवलपमेंट लेकर आए, तो सोसाइटी में डेवलपमेंट लाने के लिए आपने डैम बनाए, लेकिन डैम जिस एरिया पे बनी वो ट्राइबल्स का एरिया था, तो ट्राइबल्स का लार्ज पार्ट ऑफ द एरिया उनसे छीन लिया गया। नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जैसे इंडिया, तो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे यहाँ पे चाइना है, कौन है यहाँ पे? चाइना की बॉर्डर है, नीचे म्यांमार के साथ बॉर्डर है, तो चाइना म्यांमार जो बॉर्डर वाला एरिया, बॉर्डर वाला एरिया पे मैंने अभी आपको क्या बताया कि इंडिया का ये जो वाला एरिया है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। अब इनसे भी इनकी जमीन छीन ली गई। क्यों? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देयर लैंड रिमेन हाईली मिलिटराइज एंड वॉर। उनको ये बोला गया कि नहीं, ये जो बॉर्डर वाला एरिया चाइना म्यांमार लग के, ये मिलिटराइज एरिया, ये वॉर जोन है, या कभी भी वॉर हो सकता है, चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है, वॉर हो सकता है, इसलिए जगह खाली करो, यहाँ पे मिलिट्री रहेगी। कौन रहेगा? मिलिट्री रहेगा, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द जो लैंड है ना ट्राइबल्स का, वो उनसे छीन लिया गया। वहां पे नेशनल पार्क बनाए गए, कई सारे फॉरेस्ट को। इंडिया में भी करंटली नेशनल पार्क ज्यादा है, तो ये पुराना डाटा है, तो इसको एक बार चेक कर लेना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 573 और नेशनल पार्क 106 लिखे हुए हैं। आप एक बार कमेंट करके मुझे बता देना कि करंट डाटा क्या है करके, ठीक है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे करंट नेशनल पार्क इंडिया में कितने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने, तो वो कमेंट करके मुझे बता देना। आप कमेंट करके बता देना कि करंटली इंडिया में कितने नेशनल पार्क और कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो कई सारे ट्राइबल्स की जो लैंड है ना उनसे इसलिए छीन ली गई क्योंकि वहां पे नेशनल पार्क बनाए गए। तो 106 नेशनल पार्क बनाए गए जो 4402 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले थे। 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई थी जो कितने एरिया को कवर करता था? 1,23,762 स्क्वायर किलोमीटर। यानी इस लार्ज एरिया को आपने फॉरेस्ट में कवर कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि आज से नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना बड़ा फॉरेस्ट है, किसी को आपने फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया, किसी को प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कर दिया, या आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, या आपने नेशनल पार्क बना दिया, तो ट्राइबल्स का बचा क्या? सब कुछ तो छीन लिया गया, ठीक है। अब ट्राइबल्स की लाइफ पर इंपैक्ट क्या होगा? जब फॉरेस्ट
ट्राइबल से उनका जंगल छीन लोगे, वो ट्राइब जिनकी पूरी लाइफ फॉरेस्ट से डिपेंडेबल है, वो ट्राइब जिनकी पूरी लाइफ फॉरेस्ट पर डिपेंडेबल है, उस ट्राइबल से अब उनका जंगल छीन लोगे तो उनकी लाइफ पर क्या इंपैक्ट होगा। इंपैक्ट ऑन ट्राइबल्स लाइफ। ठीक है, कितना बचा है हमारा, एक ही स्लाइड बची होगी, अच्छा 2 स्लाइड बची हुई है, ठीक है, अच्छा 3 स्लाइड बची हुई है, ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इंपैक्ट ऑन ट्राइबल्स लाइफ, तो ट्राइबल्स की लाइफ पर क्या इंपैक्ट हुआ, ट्राइबल्स की लाइफ पर क्या इंपैक्ट हुआ। तो यह बोला गया ग्रेजुअली लॉस एक्सेस टू देयर ट्रेडिशनल होमलैंड, कि वो ट्राइब जो बरसों से कई सालों से अपने पूर्वजों की जमीन पे रहा करते थे, पूर्वजों के घरों पे रहा करते थे, उनका जो ट्रेडिशनल होमलैंड है ना वो उनसे चला गया। दूसरा क्या बोला, मेनी आदिवासी माइग्रेटेड टू सिटी इन सर्च ऑफ वर्क। अब भैया जंगल तो छूट गया, सर्वाइव तो करना पड़ेगा ना, बीवी बच्चों को पालना तो पड़ेगा। तो कई सारे जो ट्राइब्स है ना, मेनी आदिवासी जो है ना शहर की ओर माइग्रेटेड हो गए काम करने के लिए, और काम भी कौन सा करते थे, लो लेवल का काम, जो स्किलफुल थे नहीं, जंगलों में रहकर उनको कुछ आता नहीं था, स्किल थी नहीं, तो क्या कर सकते बेचारे। ठीक है, तो काम के सर्च में वो शहर में माइग्रेटेड हो गए और वहां पे उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता था। अब अगर मुझे पता हो कि इस व्यक्ति को पैसे की जरूरत है और कोई काम 100 रुपए में, और इसको काम की बहुत जरूरत है ताकि इसको पैसा चाहिए, तो मैं उसको क्या करूंगा, एक्सप्लॉइट करूंगा, बोलूंगा नहीं भैया 80 रुपए दूंगा, ठीक है, और बोलेगा भैया भाड़ा तो 100 रुपया, बोले ठीक है तुझे मैं किसी और को दे दूंगा। अब इसको अगर पैसे की नीड है तो 80 रुपए में भी काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यही बोला कि दे आर एम्प्लॉयड वेरी लो वेजेस, उन्हें बहुत लो वेज दिया जाता था, क्योंकि जो ट्राइब जो जंगलों में रहते थे उन्हें बिजनेस का आइडिया नहीं है, उन्हें डील कैसे करना है, सोसाइटी में क्या एक रेट हो सकता है काम करने का, दिन की दिहाड़ी कितनी होगी, इन सारे चीजों के बारे में ट्राइब्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ट्राइब्स को कोई आइडिया नहीं था। इसलिए इंपैक्ट क्या पड़ा कि सर उनको बहुत ही कम वेजेस में, बहुत ही कम मजदूरी में उनको रखा जाता था लोकल इंडस्ट्री में या बिल्डिंग में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट में, और उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे, उनका घर उनसे छीन लिया गया, शहरों में काम करने जाए तो लो लेवल का उनको काम मिलता था, और ऐसे करते करते वो पुअर्टी के साइकिल में आ गए। किसके साइकिल में आ गए, कॉट इन द साइकिल ऑफ पुअर्टी। वो ट्राइब जो जंगलों में जिस प्लेस को हाथ उंगली रख दिखा दे वो उनकी हो जाती थी, जिस पेड़ से उन्हें फल तोड़ना था, फ्रूट तोड़ना था, जो शिकार करना था, उस तरीके से जो अपनी लाइफ जिया करते थे, अब वो पुअर्टी के शिकार हो गए, गरीबी में आ गए। क्यों गरीबी में आ गए, क्यों आ गए भाई गरीबी में, इसलिए क्योंकि उनकी लाइफ जो है ना अफेक्ट हो गई। तो ट्राइबल्स कॉट इन ए साइकिल ऑफ पुअर्टी, किसके साइकिल में आ गए, पुअर्टी के साइकिल, साइकिल मतलब वो चलाने वाली साइकिल नहीं, ठीक है, तो पॉट एक पुअर्टी की कंडीशन में आ जाना, ठीक है, गरीबी की कंडीशन में आ जाना। कई ट्राइबल के जो चिल्ड्रन थे ना मालनरिश थे, मालनरिश मतलब कुपोषित थे, यानी उनको खाने के लिए 2 वक्त का रोटी नहीं मिल पा रहा था। इमेजिन करो वो ट्राइब जो जंगलों में फ्री रहा करते थे, वो जब गांव में, अब वर्कर जो होगा कैजुअल वर्कर, साल में 365 दिन तो काम नहीं मिलेगा, अगर वो मंथ में 30 दिन किसी के खेतों में काम कर रहा है तो खेतों में हर दिन सीड तो नहीं करेगा ना, एक बार जमीन में सीड डाल देगा, उसके बाद तो भैया वो खाली है। जब क्रॉप पक जाएगी हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट पूरी 365 दिन नहीं करोगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता हार्वेस्ट करोगे, तो एग्रीकल्चर में भी आपको कुछ ही दिन काम मिलेगा, कंस्ट्रक्शन में भी आपको कुछ ही दिन काम मिलेगा, उसके बाद क्या, पैसा तो चाहिए ना, तो पैसा था नहीं, पैसा नहीं है तो फूड नहीं है, फूड नहीं है तो आपके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो कई ट्राइबल के जो चिल्ड्रन थे ना मालनरिश थे, मालनरिश में जो कुपोषित हो गए थे, उनके लिटरेसी रेट अमॉन्ग ट्राइबल आर आल्सो वेरी लो। और लिटरेसी रेट जो था ना, लिटरेसी रेट मतलब कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, यानी पढ़ना लिखना जिसे आता हो उसे लिटरेट कहते हैं, तो जो लिटरेसी रेट थी ना उनके अंदर वो भी बहुत कम थी। तो वो ट्राइब जिनका लाइफ पूरी फॉरेस्ट से जुड़ी हुई थी, फॉरेस्ट से जब उनको हटा दिया गया तो उनकी लाइफ पर क्या इंपैक्ट हुआ, उनका ट्रेडिशनल होमलैंड छीन लिया गया, आदिवासी को शहरों में माइग्रेट होना पड़ा, और शहरों में लोकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट और बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन साइट और बिल्डिंग में उन्हें लो वेजेस पे काम मिलता था। उनके जो बच्चे थे वो मालनरिश थे, पुअर्टी के साइकिल में आ गए थे, और लिटरेसी रेट उनके अंदर बिल्कुल कम था। ये सारी जो चीजें है ना ट्राइबल्स की लाइफ पर अफेक्ट हुई थी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है, अब सर आपने एक सेक्शन तो पढ़ दिया कि आदिवासी के बारे में, कि सर आदिवासी भी अपने आप को मार्जिनलाइज फील करती थी, ठीक है, लेकिन एक और सेक्शन है जिसे हम मुस्लिम सेक्शन कहेंगे। अब उसको हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। अब मार्जिनलाइजेशन क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया कि मार्जिनलाइजेशन क्या है। तो सर व्हेन सम पीपल आर नॉट गिवन द सेम इंपॉर्टेंस, जब किसी को आप सेम इंपॉर्टेंस, सेम रिस्पेक्ट या इक्वली ट्रीट नहीं करते हो सोसाइटी में, उसकी सोसाइटी में वैल्यू नहीं देते हो या उसको इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं करते हो, तो वो आपका मार्जिनलाइज होता है। माइनॉरिटीज मतलब क्या, अब माइनॉरिटीज मार्जिनलाइज कैसे फील करती है, माइनॉरिटीज मतलब ऐसी कम्युनिटी जिनका सोसाइटी में नंबर बहुत कम होता है रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से। अब इंडिया में अगर हिंदू 80% है, मुस्लिम अगर 14% है, और कुछ रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो होगी आपकी 6% होगी, रेस्ट ऑफ द रिलीजन जो आपका 6%, जैसे क्रिश्चियन हो गया, जैन हो गया, बुद्धिज्म हो गया, या फिर इस्लाम हो गया, हाँ सिख हो गया। तो इंडिया में टोटल 6 रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म और सिख। अगर ये 80% है और ये 50% है, तो बाकी बचा हुआ जो पॉपुलेशन है वो 5% रिलीजन वाले।
अब ऐसा रिलीजन जिनका नंबर जो है ना मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन से बहुत कम होता है, या ऐसी कम्युनिटी जिनका जो नंबर है मेजोरिटी या रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से बहुत स्मॉल होता है, उन्हें माइनॉरिटीज कहते हैं। और इन माइनॉरिटीज को मेजोरिटीज के डोमिनेंस से बचाने के लिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज कम्युनिटी अगेंस्ट द मेजोरिटी, या कम्युनिटीज अगेंस्ट नहीं आएगा, ठीक है, प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी अगेंस्ट नहीं आएगा, अगेंस्ट कट कर देना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सेफगार्ड प्रोवाइड करता है किसको, माइनॉरिटीज को। तो माइनॉरिटीज को मेजोरिटी के डोमिनेंस से, कि इंडिया में अगर 80% अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन, तो हो सकता है वो अपना वर्चस्व चलाए, अपना दबाव बना के रखे। तो इस दबाव और इस डोमिनेंस से बचाने के लिए, माइनॉरिटीज को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 80% रिलीजन हो या 2% रिलीजन हो, वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर क्या है, इक्वल। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब क्यों, तो यह बोला गया माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट क्यों करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सेफगार्ड प्रोवाइड करता है माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है, तो यह बोला गया प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी। हम माइनॉरिटी कम्युनिटी जिनका नंबर सोसाइटी में कम है, उन्हें हम इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ये मेजोरिटी अपना डोमिनेशन ना बना सके। डोमिनेशन मतलब अपना दबदबा ना बना सके कि मेरी कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा है, लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग मेरे ज्यादा है तो आपको वही लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, मेरे रिलीजन के लोग ज्यादा है तो आपको वही रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा। तो इन डोमिनेशन से बचाने के लिए, डोमिनेशन से बचाने के लिए माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दैट दे फेस। कैसे, कि अगर वो माइनॉरिटीज कोई भी डिसएडवांटेज फेस कर रहा है, कि आपका रिलीजन अलग है तो हम आपको जॉब नहीं देंगे, आपकी कास्ट दूसरी है तो हम आपको जॉब नहीं देंगे, आप दूसरी लैंग्वेज को फॉलो करते हो हम आपको जॉब नहीं देंगे। तो अगर किसी के साथ डिसएडवांटेज फेस किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जा रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटीज कम्युनिटी से बिलोंग करता है, या उसको डिसएडवांटेज फेस करवाया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नहीं, आपका रिलीजन, कास्ट, जेंडर या लैंग्वेज कोई भी हो, आप भले ही 2% क्यों ना। इंडिया में नेपाली भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इमेजिन करो, नेपाली जबकि हमारे इंडिया का नेबर है, लेकिन इंडिया में अगर कहीं नेपाली बोली जा रही है ना, तो उस व्यक्ति को भी हम इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। तो इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमने हर लैंग्वेज को इक्वल रिस्पेक्ट दिया है, हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट माना है। और किसी भी लैंग्वेज, रिलीजन या कास्ट के लोग अगर डिस्क्रिमिनेट या डिसएडवांटेज फेस कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम सब इक्वल है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग, इससे क्या होगा, इससे हम इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। और क्या प्रमोट करते हैं, इक्वलिटी और जस्टिस, कि जब मैं हर लैंग्वेज, हर कास्ट, हर जेंडर, हर रिलीजन के लोगों को, हर रेस के लोगों को इक्वल ट्रीट करूंगा, तो हमारे देश में क्या होगा, डाइवर्सिटी को, कल्चरल डाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तमिल बोलने वाले का कल्चर अलग है, तेलुगु बोलने वाले का कल्चर अलग है, मलयालम का अलग है, मराठी का अलग है, हिंदी का अलग है और बंगाली का अलग है। लेकिन अगर मैं इंडिया में सिर्फ हिंदी लैंग्वेज कोई आगे बढ़ा होगा, तो इन बाकी लोगों का कल्चर, जो इन लैंग्वेज को अगर मैं सप्रेस कर दूंगा, खत्म करने की कोशिश करूंगा, तो कल्चर खत्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं, हम इन सारे लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेंगे। और जब हम हर लैंग्वेज को, हर रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम उनके कल्चरल डाइवर्सिटी को, जो डिफरेंसेस है ना कल्चर के बेसिस पे, लैंग्वेज, रिलीजन के बेसिस पे, उस कल्चरल डाइवर्सिटी को भी हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा करके हम उन सब में इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। किसको प्रमोट कर रहे हैं, इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। और देश में जस्टिस ला रहे हैं कि भैया कोई भी हो, हर किसी को न्याय मिलेगा, चाहे आप रिलीजन, कास्ट, जेंडर कुछ भी हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया माइनॉरिटीज जो होगी ना, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बैठे। मेजोरिटी आपके ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकती, ना आप डिसएडवांटेज या डिस्क्रिमिनेट फील कर सकते हो, और आप सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा और आपको जस्टिस भी मिलेगा। इस तरीके से हम हमारे देश की डाइवर्सिटीज को, डिफरेंसेस को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कम्युनिटी बताइए, मुस्लिम। अब मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना, माइनॉरिटीज, जैसे अभी तक हमने आदिवासी को मार्जिनलाइज फील करवाया था मतलब पढ़े थे, उसी तरीके से मुस्लिम के बारे में बोला गया कि मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन। तो एक डाटा बताया गया 2011 का। तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन में जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है 14.2% है। कितनी है, 14.2%। तो मुस्लिम आर 14.2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो 2011, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है, आपकी एग्जाम में, स्कूल में पूछा जा सकता है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, जो मुस्लिम जो है ना वो इंडिया में 14.2% है, और उन्हें भी इंडिया में मार्जिनलाइज कम्युनिटी के रूप में कंसिडर किया गया। क्यों, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, कि इंडिया में 14.2% इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वो मुस्लिम पॉपुलेशन को भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के रूप में कंसिडर किया गया है। क्यों, क्योंकि दे, बिकॉज ऑफ देयर हैविंग कंपेरेटिवली लोअर स्टेटस ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि सोसाइटी में जो सोशली और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है ना, इस कम्युनिटी का बहुत ही लोअर स्टेटस, लोअर लेवल पर है।
कि इंडिया में जो सोशली डेवलपमेंट होना चाहिए, समाज में जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो बहुत ही लोअर स्टेटस पे। इसलिए इस कम्युनिटी को हम क्या कंसिडर करते हैं, मार्जिनलाइज कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या बोला गया, एक डाटा दिया गया है, डाटा इन द 3 टेबल बिलो इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी विद रिगार्ड टू द बेसिक एम्यूनिटीज, लिटरेसीज एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे एक डाटा दिया गया, 3 बॉक्स है, इस 3 बॉक्स में जो डाटा दिया गया, डाटा किसके रिगार्ड में, किसके कॉन्टेक्स्ट में, कि सर बेसिक एम्यूनिटीज, क्या मुस्लिम को बेसिक फैसिलिटीज मिल रही है, लिटरेसी रेट मुस्लिम में कितना है, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मुस्लिम्स में कितना है। इन तीनों इंडेक्स पर, इन तीनों कॉन्टेक्स्ट में हम मुस्लिम को कंपेयर करेंगे कि मुस्लिम के पास बेसिक फैसिलिटी कितनी है एज कंपेयर टू द अदर, मुस्लिम के पास लिटरेसी रेट कितने परसेंट मुस्लिम पढ़े लिखे हैं अदर के कंपैरिजन में, और पब्लिक में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कितना है। तो बेसिक एम्यूनिटीज के बेसिस पे, एम्यूनिटीज मतलब सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसके बेसिस पे अगर मैं रिलीजियस कम्युनिटीज को बताऊं तो इंडिया में 65, ये 2008 का डाटा है, करंटली कंपेयर मत करना कि 2025 में इतना कम कैसे है। ठीक है, तो ये 2008 का डाटा है। ठीक है, तो रिलीजियस कम्युनिटी में अगर देखो हिंदू, तो हिंदू 65% हिंदुओं के पक्के हाउस है, 65% हिंदू के पक्के हाउस है, 75% हिंदू के पास इलेक्ट्रिसिटी है, और 43% हिंदू के पास टैप वाटर है। लेकिन अगर मैं मुस्लिम को देखूँ ना, तो मुस्लिम में 63% मुस्लिम के पास सिर्फ पक्का हाउस है, 67% मुस्लिम के पास इलेक्ट्रिसिटी है, और सिर्फ 35% मुस्लिम के पास टैप वाटर है। अब रिलीजन कम्युनिटी को अगर मैं कंपेयर करूँ तो हिंदू, क्रिश्चियन और सिख, इन तीनों रिलीजन के कंपेरिजन में मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है जिनके पास पक्का हाउस कम है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम है, और टैप वाटर भी कम है। तो अगर मैं बात करूं, सिर्फ 63% मुस्लिम के पक्के हाउस है, तो ये जो बाकी अदर कम्युनिटी के कंपैरिजन में बहुत कम है। 67% मुस्लिम के पास इलेक्ट्रिसिटी है, ये बाकी अदर कम्युनिटी से और कम है, और 35% मुस्लिम के पास टैप वाटर है, और बाकी अदर कम्युनिटी से बहुत कम है। तो इसलिए आप उनको बेसिक फैसिलिटी ना होने के कारण आप उन्हें, उनका सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। लिटरेसी रेट अगर 2011 का, बुक में हो सकता है 2001 का डाटा दिया हो पुरानी बुक में, तो ये चेक कर लेना 2011 का डाटा। करंटली इंडिया का लिटरेसी रेट है 74%। याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का लिटरेसी रेट 74%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेसी? लिटरेसी मतलब हर वो पॉपुलेशन जिसकी एज 7 या 7 से ऊपर हो, उसे एटलीस्ट किसी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आना चाहिए। एजुकेटेड नहीं कह रहा हूं, एजुकेटेड मतलब आपके पास डिग्री है, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए, वो एजुकेटेड हो गया। लिटरेट मतलब आपको एटलीस्ट पढ़ना लिखना आना चाहिए किसी एक लैंग्वेज में, और आपकी उम्र 7 साल के ऊपर होनी चाहिए, तो उसे हम लिटरेसी रेट कहेंगे। तो इंडिया में 100 अगर लोग हैं, तो 100 में से 74 लोगों को पढ़ना लिखना आता है। तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो 74% है, और उसमें से 63 तो हिंदू है, 57 आपके मुस्लिम है, 74% तो हिंदू में जो है ना, इंडिया में जितनी हिंदू कम्युनिटी उनमें 63% हिंदू कम्युनिटी में लिटरेसी रेट है। ठीक है, हिंदू कम्युनिटी का लिटरेसी रेट 63%, मुस्लिम कम्युनिटी में लिटरेसी रेट है 57%, क्रिश्चियन कम्युनिटी में 74%, सिख में 67, बुद्धिस्ट में 71, जैन में 86। इन सारे रिलीजन कम्युनिटी में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है जैन का, और सबसे कम लिटरेसी रेट है मुस्लिम का। तो बेसिक फैसिलिटीज में मुस्लिम बहुत पीछे थी, लिटरेसी रेट में भी मुस्लिम बहुत पीछे। और अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करो, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर मैं बात करूं, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी मुस्लिम का जो नंबर है वो बहुत ही कम रहा है। तो इसलिए यह बोला गया कि इन 3 टेबल के बेसिस पे अगर मैं देखूं, तो जो मुस्लिम की सिचुएशन है, मुस्लिम कम्युनिटी की जो सिचुएशन है, लिटरेसी रेट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और बेसिक फैसिलिटी में, वो बाकी अदर रिलीजन के कंपेरिजन में वो बहुत कम है। इसलिए मुस्लिम को क्या बोला गया, मार्जिनलाइज बोला गया। तो रिकॉग्नाइजिंग दैट मुस्लिम इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर। तो यही चीजों के तो आप मुस्लिम को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इंडिया में जो मुस्लिम है ना, डेवलपमेंट के बेसिस में बहुत पीछे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को याद रखना कि मुस्लिम के डेवलपमेंट स्टेटस को चेक करने के लिए क्या रीजन है कि सोशली इकोनॉमिकली इतनी लो डेवलपमेंट में मुस्लिम कम्युनिटी है, इसको चेक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हाई लेवल कमेटी बनाई थी 2005 में। और 2005 में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह थे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी 2005 में, और उस कमेटी को चेयर किया था जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने। ठीक है, तो हाई लेवल कमेटी 2005 में मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने बनाई थी, और इस कमेटी को जो चेयर किया था, लीड किया था जस्टिस राजेंद्र सच्चर। इस चीज को याद रखना, 2005 में गवर्नमेंट ने कमेटी सेटअप की जिसका नाम था, जो कमेटी थी उस कमेटी को लीड किया था जस्टिस राजेंद्र सच्चर। और इस कमेटी का काम क्या था, मुस्लिम के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेटस को चेक करना और फिगर आउट करना कि क्या प्रॉब्लम है करके। अब ये जो कमेटी थी, इसने क्या किया, मुस्लिम के सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशन स्टेटस को एग्जामिन किया। क्या बोला गया कि ये जो कमेटी थी, एग्जामिन किया, उन्होंने फिगर आउट किया
छानबीन की दे और उसको समझा, एनालाइज किया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में उनका सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशन स्टेटस क्या है करके। ठीक है, ये कमेटी बनाई गई थी किसके लिए? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अच्छा हो गया क्या? तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कि सर जस्टिस राजेंद्र कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो क्या थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर व्हाट वाज इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट कब पेश की, कमेटी कब बनाई गई थी? 2005 में। चेयर्ड कौन कर रहा था? जस्टिस राजेंद्र सच्चर। अब 2005 में जो कमेटी आई उसने जो रिपोर्ट पेश की उसमें बताया गया एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 7 to 6 इज मच लोअर दैन दैट ऑफ अदर सोशल और रिलीजियस कम्युनिटी। कि सर इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, जो के बच्चे, मुस्लिम कम्युनिटीज के जो बच्चे जिनकी एज 7 से 16 साल के, ये 7 से 16 साल के बहुत ही कम बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं बाकी अदर रिलीजन कम्युनिटी या बाकी दूसरे सोशल ग्रुप, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, उनके साथ भी अगर मैं कंपेयर करूं ना, तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो चिल्ड्रन है ना, 7 से 16 साल के बच्चे, ये स्कूल बहुत कम जाते हैं। अब स्कूल ही नहीं जाएंगे तो लिटरेट नहीं होगे, लिटरेट ही नहीं हो पाएंगे तो एजुकेशन नहीं आ पाएगा, एजुकेशन नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं ये इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिस आर समटाइम क्विट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द मेन स्ट्रीम। सर पहली चीज तो जो मुस्लिम चिल्ड्रन है 7 से 16 साल के बच्चे, वो स्कूल नहीं जाते, उनके वो बहुत कम स्कूल अटेंड करते बाकी अदर कंपैरिजन में। दूसरा बोला गया सर मुस्लिम का जो कस्टम्स है ना, जो उनका रीति रिवाज है, जो उनका पहनावा है, उनका जो रहने का जो तरीका है, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बिल्कुल अलग है। अब सोसाइटी में 100 लोग है, 100 लोग एक अलग ड्रेस, 100 लोग में से 98 लोग अलग ड्रेस पहन रहे हैं, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो बहुत यूनिक ड्रेस पहन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 2 लोग 98 में घुल मिल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ यही बोला गया कि जो मुस्लिम का जो कस्टम्स है, उनका जो तौर तरीका है, रहने का जो तरीका है, उनके जो प्रैक्टिस है, जिस तरीके से वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बहुत डिफरेंट है। कैसे? तो मुस्लिम जो वीमेन्स होगी वो बुरका पहनती होगी, मैन जो होगी वो लॉन्ग बियर्ड, बहुत लंबी लंबी दाढ़ी होगी, वियर फीज, वो भी अपना हिजाब वगैरह टोपी वगैरह पहन के रखते होंगे। उसके अलावा दिस बिकम अ वे टू आइडेंटिफाई ऑल द मुस्लिम। तो इंडिया में हर मुस्लिम को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, तो वीमेन बुरका पहन के होगी, या फिर मैन जो होगी दाढ़ी वगैरह पहन के होगे, और मैन सर पे टोपी वगैरह पहन के होगे। तो ये सारी चीजों के थ्रू आप मुस्लिम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये जो सारे प्रैक्टिसेस है ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बिल्कुल अलग है। अब इमेजिन करो 10 लेडीज है, 10 लेडीज में से एक लेडीज अगर बुरका पहन के, तो कहीं ना कहीं आप उससे उतना घुल मिल नहीं हो पाओगे, क्योंकि उसका जो कस्टम है आपसे बिल्कुल यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। तो इसी के कारण बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द। इन्हीं के कारण, उनके डिफरेंट कस्टम्स के कारण, उनके डिफरेंट अलग कल्चर्स के कारण, उनके डिफरेंट प्रैक्टिस के कारण, तो सोसाइटी जो है ना उन्हें डिफरेंटली आइडेंटिफाई करती है कि भैया ये तो हमसे अलग है, ये हमसे अलग है। जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे वो अलग है। पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द। लोग ये सोचते हैं कि बाकी जैसे लोग हैं ना, ये उनके जैसे नहीं है, ये हमारे जैसे नहीं है। बाकी अदर रिलीजन के लोग भी जिस तरीके से रहते हैं ये बिल्कुल उनसे अलग है, ये बाकी लोगों के जैसे बिल्कुल नहीं है। तो जब आप बाकी लोगों के जैसे उनको नहीं देख पाते हो, उनको एक डिफरेंटली आइडेंटिफाई करते हो, तो आप ये थिंक करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो कि भैया दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द, कि हमारे जैसे बाकी जैसे बिल्कुल नहीं है। तो इससे क्या होगा? इससे आप उनको इक्वल ट्रीट नहीं करोगे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करोगे, उनको अनफेयर ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, तो ऑफन दिस बिकम अ एक्सक्यूज, तो एक ऑलवेज एक्सक्यूज बन जाता है, ट्रीट देम अनफेयरली एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। तो यहाँ क्या बोला गया कि अक्सर ये एक एक्सक्यूज बन जाता है कि आप उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करो, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करो, फेयर ट्रीटमेंट ना करो, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करो। तो जस्टिस कमेटी जो आपकी राजेंद्र सच्चर की जो कमेटी थी, जो 2005 में बनाई गई थी गवर्नमेंट ने, उसने रिपोर्ट पेश की कि सर पहला कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे बहुत कम स्कूल जाते हैं, दूसरा उनका कस्टम और प्रैक्टिस जो है सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, तीसरा वो बुरका वगैरह पहन के लॉन्ग लंबी लंबी दाढ़ी रखेंगे, टोपी वगैरह पहन के रखेंगे, तो वो जो मुस्लिम की आइडेंटिटी बन चुकी है। और ये जो आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी जो है मुस्लिम की, वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उसको अपना पार्ट नहीं मानते और उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करते और डिस्क्रिमिनेट करते। ठीक है, अब इससे क्या होगा? जो दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन, तो जिस तरीके से सोसाइटी उसको मार्जिनलाइज कर रही है, जिस तरीके से सोसाइटी मुस्लिम को मार्जिनलाइज कर रही है, इससे मुस्लिम जो है ना फोर्सफुली या चाहकर भी या ना चाहकर भी वो उस एरिया में रहना पसंद करते हैं जहां पे बाकी लोग भी उसके जैसे हो। ठीक है, तो माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेस वेयर दे हैव लिव,
तो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम उस प्लेस की ओर माइग्रेट हो जाते हैं, उस प्लेस की ओर चले जाते हैं जहाँ पे सारे के सारे एक ही जैसे मुस्लिम लोग हो, और उसको उस एरिया को ऑलवेज घेटोजाइजेशन कहते हैं, घेटोजाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी। घेटोजाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी मतलब, घेटोजाइजेशन मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और ये एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें बाकी अदर सोसाइटी से या तो थ्रेट लगता है, या बाकी अदर सोसाइटी से उन्हें उस तरीके से इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती है। तो उन्हें लगता है क्यों ना हम हमारी लोगों के साथ रहे, जिस तरीके से मैं कल्चर फॉलो करता हूँ, कस्टम फॉलो करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे आसपास के लोग भी वैसे ही है। ठीक है, तो दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स सम इंस्टेंसेस हैज लीड टू द माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेस वेयर दे हैव लिव, ऑफन लीडिंग टू द घेटोजाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, कि अक्सर वो उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे सारे लोग उनके एक ही जैसे रहते हैं, उस एरिया को हम घेटोजाइजेशन कहते हैं। घेटोजाइजेशन मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग आपको दिखाई देंगे, और वो इसलिए रहते हैं क्योंकि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही होगी, या सोसाइटी से वो बिल्कुल अलग हो गए। ठीक है, और सम टाइम कभी कभी इसी चक्कर में नफरत पैदा हो जाती है दो कम्युनिटी के बीच में, हेट की फीलिंग आ जाती है, नफरत करने लग जाते हैं, और यही नफरत की फीलिंग देश में क्या लेकर आ जाती है, वायलेंस लेकर आ जाती है। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन, और इस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन में आपने आदिवासी को भी पढ़ा, और जो माइनॉरिटीज रिलीजन थी उसको भी आपने मार्जिनलाइजेशन के रूप में देखा। तो आई होप कि आपको ये नोट्स और ये चैप्टर्स बहुत अच्छा लगा होगा, और चैप्टर से मिली हुई इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो से मिले हुए नोट्स और वीडियो से मिली हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।